नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे दिग्गज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम कंपैरेटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, मुल्खराज आनंद। तो चलिए अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए, मुल्कराज आनंद को R.K. नारायण और राजा राव के साथ इंडो एंग्लियन फिक्शन के 3 स्तंभों में से एक माना जाता है। अब आप सोचेंगे, ये इंडो एंग्लियन फिक्शन क्या है? सिंपल है, ये इंडियन ऑथर्स द्वारा इंग्लिश में लिखे गए ओरिजिनल वर्क्स हैं। ये लोग पहले कुछ राइटर्स में से थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखकर इंटरनेशनल पहचान हासिल की। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके काम को समझना, इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। आप जानते हैं, आनंद को अक्सर शोषितों की आवाज़ यानी द वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए उस जमाने के इंडियन सोसाइटी में जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनकी जिंदगी की एक बिल्कुल जीती जागती और दर्द भरी तस्वीर पेश की। सच कहूं तो उनकी कहानियों ने उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी आवाज़ पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। तो चलिए अब उनके जीवन सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनके काम को अच्छे से समझने के लिए ना उनकी लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। उनका पेशावर से लंदन और फिर वापस आने का जो सफ़र था, उसी ने उनके विचारों और उनके ज़बरदस्त राइटिंग स्टाइल को शेप किया। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, उनकी कहानी 1905 में पेशावर से शुरू होती है। फिर 1924 में अमृतसर के खालसा कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने 1929 में कैम्ब्रिज से फिलॉसफी में PhD की। बस उसके कुछ साल बाद 1935 में उन्होंने अपना पहला और सबसे फेमस नॉवल अनटचेबल पब्लिश किया और आखिर में 1947 में वो आज़ाद भारत में वापस लौट आए। और ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका राइटिंग करियर असल में एक फैमिली ट्रेजेडी से शुरू हुआ था। उनकी एक आंट को उनके परिवार ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम महिला के साथ खाना खा लिया था। इसके बाद उनकी आंट ने अपनी जान दे दी और बस यही गहरा अन्याय था जिसने आनंद को कलम उठाने और लिखने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम आते हैं उस सेक्शन पर जो आपके एग्जाम्स के लिए शायद सबसे ज़रूरी है, उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास। यही वो नॉवेल्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है अनटचेबल, जो 1935 में पब्लिश हुई थी। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल है जो बखा नाम के एक टॉयलेट क्लीनर की जिंदगी के सिर्फ एक दिन की कहानी बताता है। सिर्फ उस एक दिन में आनंद ने छुआछूत की क्रूरता को इतनी गहराई से दिखाया कि ये नॉवल इंडियन लिटरेचर में एक लैंडमार्क बन गया। ठीक 1 साल बाद 1936 में आई कुली। ये नॉवल भारत के गरीबों के शोषण और दुर्भाग्य की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे सिस्टम उन्हें कुचल देता है। तो यहाँ भी उनका फोकस बिल्कुल साफ था, पिछड़े और शोषित वर्ग पर। और फिर 1937 में उन्होंने 2 लीव्स एंड अ बड पब्लिश की, जो इंडियन पुअर पर लिखी एक और पावरफुल नॉवल थी। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं ना, 1935, 1936, 1937, लगातार 3 साल 3 बड़े नॉवेल्स और सबका थीम बिल्कुल सेम, भारत का शोषित वर्ग। तो अब बड़ा सवाल ये है कि एग्जाम के लिए इन तीनों नॉवेल्स को उनके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कैसे रखा जाए। फिक्र मत कीजिए, मेरे पास आपके लिए एक ऐसी सुपर ट्रिक है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आपको बस ये एक सिंपल सी कहानी याद रखनी है। स्टेप 1, कल्पना कीजिए एक अनटचेबल लड़का है। स्टेप 2, वो बड़ा होकर काम की तलाश में शहर जाता है और एक कूली बन जाता है। और स्टेप 3, आखिर में उसे एक चाय बगान में काम मिल जाता है जहां वो 2 लीव्स इन अ बड तोड़ता है। बस इतना सिंपल है, पहले अनटचेबल, फिर कूली और आखिर में 2 लीव्स इन अ बड। ठीक है, चलिए अब जल्दी से उनके अवार्ड्स और सम्मान पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़े सवाल एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और अगर आपको ये पता है तो ये इजी मार्क्स हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इन 3 मेन अवार्ड्स को याद रखना है। 1953 में उन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला। फिर 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1971 में उन्हें उनके नॉवल मॉर्निंग फेस के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये डेट्स और अवार्ड्स अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको रैप अप करते हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से की टेकअवेज को समराइज करते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको मुल्कराज आनंद के बारे में हमेशा याद रखने हैं। मुल्कराज आनंद के योगदान को हम 3 मेन लेवल्स पर देख सकते हैं।
पहला, गरीब और शोषित लोगों के बारे में लिखकर उन्होंने उन्हें लिटरेचर में एक जगह और एक आवाज़ दी। दूसरा, उन्होंने अपनी इंग्लिश में पंजाबी और हिंदुस्तानी मुहावरों का खूब इस्तेमाल किया, जिससे उनकी राइटिंग बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन लगती थी। और तीसरा, उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की को-फाउंडिंग की, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि लिटरेचर का मकसद सोशल चेंज लाना है। और इसी के साथ हम इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाऊंगी। क्या एक अकेली कहानी सच में समाज का नजरिया बदल सकती है? मुल्क राज आनंद की पूरी जिंदगी और उनका काम इस सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।